हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 जो कि केमिस्ट्री से है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं एटम क्या होता है। तो एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो उसी एटम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस एटम का अंदर में क्या क्या होता है। तो उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम्स के अंदर में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या है, एटम्स आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो सब एटॉमिक यानी एटम से भी छोटा पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। जैसे उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, इस एटम्स का अंदर में मिलता है। तो क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। यानी कि जो एटम होता है वो एटम क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एटम है, तो इस एटम का सेंटर में क्या होगा, हम लोग का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर आउटसाइड द न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस का बाहर में, यानी ये सब में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मिलता है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेंटर में होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस का बाहर चारों तरफ राउंड करते हैं। ठीक है, तो ये होता है मोस्टली स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसको अलग अलग साइंटिस्ट केमिस्ट्रियन ने अलग अलग डेफिनेशन दिए हैं। तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इसने क्या बोला है इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, उसी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, आपके पास है थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। थॉमसन मॉडल, तो सबसे पहले थॉमसन ने ये बताया, जिनका जिनका नाम जेजे थॉमसन है, उन्होंने कुछ बताया कि ये जो एटम होता है, इस एटम का चारों तरफ फैला हुआ होता है इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से चारों तरफ फैला हुआ होता है, बिखरा पड़ा हुआ होता है। तो द एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्फीयर। क्या बोला कि इनके हिसाब से एटम जो होता है वो एक स्फीयर के जैसे गोल होता है, ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, विथ नेगेटिव चार्ज भी होगा, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट, मतलब इसके चारों तरफ फैला हुआ है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन एन एटम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जितना होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, इनके हिसाब से ये होगा। ड्यू टू व्हिच एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा तो उसके लिए क्या होगा कि वो इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज कैरी नहीं करेगा, यानी ओवरऑल न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये था थॉमसन ने जो बताया। और उनके हिसाब से वो दिखता कैसे है, तो वो दिखता है खरबूजा जो होता है ना, वाटरमेलन, तो उस हिसाब के हिसाब जिसमें वाटरमेलन जैसे सीड्स लोग बिखरा पड़ा रहता है चारों तरफ, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन लोग ऐसे बिखरा हुआ होता है। तो इनका कहना था थॉमसन से। तो इसके बाद आते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। देखते हैं हम लोग रदरफोर्ड ने क्या किया था। जे थॉमसन के बाद रदरफोर्ड ने कुछ किया है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस करने की। तो न्यूक्लियस को कैसे डिस्कवर किया उन्होंने, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल होता है, गोल्ड कैसे होते हैं ये हमें दिखा रहा है। जो हम लोग का गोल्ड होता है उसका एक पतला स्टील को गोल्ड फॉइल बोला जाता है। तो इस तरह से गोल्ड फॉइल है, और इसी में अल्फा पार्टिकल्स को मूव कराया है। तो कैसे किया है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी होता है, उस वक्त क्या होता है कि इन्होंने रदरफोर्ड ने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को अलाउ करते हैं टू स्ट्राइक ए वेरी थिन गोल्ड फॉइल इन ए वैक्यूम। वैक्यूम यानी खाली जगह पे गोल्ड फॉइल जो होता है, गोल्ड फॉइल यानी कि जो गोल्ड होता है ना एलिमेंट, उसका एक पतला सा शीट में स्ट्राइक करते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स एंड पॉजिटिव पार्टिकल्स को बोलते हैं। पॉजिटिव पार्टिकल्स को पास किया जाता है स्ट्राइक करने के लिए गोल्ड फॉइल।
जैसे कि ये गोल्ड फॉल है, इस तरह से ये गोल्ड फॉल है, ये अल्फा पार्टिकल्स है। तो इस अल्फा पार्टिकल्स जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है उसको पास किया जाता है गोल्ड फॉल के साथ, ठीक है। तो इन वैक्यूम वैक्यूम यानी खाली, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, सिर्फ यहाँ पे गोल्ड फॉल है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो अल्फा पार्टिकल्स है। अब इसको ट्रांसफर मतलब इसे मूव कराया जाता है, मूव कराने के बाद ये जब जाता है तो इस गोल्ड फॉल के साथ टकराएगा या फिर कुछ होगा, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो उस उन्होंने देखा कि most of the alpha particles pass straight through the gold foil। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये कुछ कॉन्डिशंस बन रहा था स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स कैसे स्कैटरिंग हो रहा है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो अल्फा पार्टिकल सपोज एक एक कुछ अल्फा पार्टिकल जो था वो ऐसे जाकर के ऐसे बेंड हो गया, स्मॉल रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल से जाकर सीधा स्ट्रेट चला गया, यहाँ पे भी ये स्ट्रेट चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ज्यादा सा डिफ्लेक्शन हो रहा है, फिर यहाँ पे स्ट्रेट चला गया। यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि जाने के बाद सेंटर से वापस आएंगे, ठीक है। फिर ये टर्न, इसको बोलेंगे टर्न में, और ये पास होके चला गया, ये भी पास होके चला जाता है और ये भी पास होके चला जाता है। यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या था, पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉल, यानी इस गोल्ड फॉल से टकराने के बाद भी वो सीधा चला जाता है। तो इसका कहने का मतलब है कि अल्फा पार्टिकल्स सीधा पास होके चला गया। इससे कुछ रिजल्ट्स बनेंगे, उसको हम लोग आगे देखेंगे। सेकेंड कंडीशन क्या हो, ए फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर रिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो था वो थोड़ा सा स्मॉल एंगल से इस तरह से डिफ्लेक्शन होता है, कुछ स्मॉल एंगल के साथ, कुछ लार्ज एंगल के साथ, और कुछ ऐसा था जो कम्प्लीटली टर्न बैक हो जाता है, ठीक है। कुछ लार्ज एंगल्स इस तरह से डिफ्लेक्शन होते हैं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ए वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसा था जो कि कॉम्प्लीटली रिबाउंड ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल, यानी कि पूरी तरह से वो वापस बाउंस बैक होकर चला आता है। जैसे कि अल्फा पार्टिकल से गया, जाने के बाद गोल्ड फॉइल से टकराता है और फिर वो वापस आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वो अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ टकराया होगा तभी वो वापस आया होगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं इस तरह से। तो ये उनका कहना था। उसके बाद क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने कुछ इसमें से कुछ पॉइंट्स निकाला। क्या क्या पॉइंट्स निकला तो देखते हैं। तो Rutherford's alpha particle scattering experiment shows the presence of the nucleus in the atom। यानी क्या है मतलब कि उनके हिसाब से ये अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के मॉडल से एटॉम का जो प्रेजेंस है उसमें क्या है, न्यूक्लियस जो सेंटर में होगा उसके बारे में यहाँ पे पाया गया। तो कैसे पाएगा, न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस यानी जो सेंटर होता है वो सेंटर क्या होगा, मोस्टली पॉजिटिव, मतलब कि लगभग पूरी पॉजिटिव चार्ज ही होगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज जा रहा था वो सेंटर से ही होकर गुजर रहा था, जो कि थोड़े स्मॉल अमाउंट में ही टर्न बैक होके आता है। अगर बहुत सारा टर्न बैक होके आता तो उससे न्यूक्लियस नहीं होता, वो कहीं से भी टकरा के आ सकता था। लेकिन न्यूक्लियस से ही टकराने का मतलब वो बहुत ही छोटा पॉइंट होता है न्यूक्लियस, इसलिए कुछ ही अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आ रहा था। तो इस हिसाब से कहना है कि न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम इज वेरी डेंस एंड हार्ड, और क्या बोला, बहुत ही भरा हुआ है और हार्ड है, ठीक है। उनका कहने का ये मतलब था। न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम इज वेरी स्मॉल, अभी जैसे हमने बोला न्यूक्लियस होता है बहुत ही छोटा होता है, कि कुछ ही एक ही अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न हो रहा था, तो बहुत ही थोड़ा जगह के लिए होता होगा, तो इसीलिए स्मॉल है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम। और एटम का साइज बहुत बड़ा है, जैसे कि एटम का साइज इतना है तो उसका न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है। इस हिसाब से ये यहाँ से कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। तो उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं हम लोग। न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज ए स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम। तो चार्ज एट द सेंटर ऑफ एन एटम, तो एक पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस जो कि एटॉम का सेंटर में होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटॉम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द एटॉम। इसका मतलब क्या है कि जितना भी एक एटॉम है उस एटॉम का पूरा मास का अगर बात करेंगे, मान लीजिए एक एटॉम है उसका अगर मास निकालना होगा तो वो मास जो उसका वजन जो मास होता है ना, तो वो क्या होगा कि उस एटॉम का सेंटर में ही यानी न्यूक्लियस पे ही लाई करता है। मतलब कि पूरा का पूरा उसका मास लगभग सेंटर में ही, बाकी बाकी जो जगह है वो बहुत ही खाली है। जैसे कि एक कोई बॉल है और बॉल का सेंटर ही उसका पूरा मास को डिसाइड करता है, तो बाकी बॉल खाली है, सिर्फ सेंटर में ही उसका मास भरा पड़ा है। इस तरह से ये न्यूक्लियस है।
प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टेकन टुगेदर आर नोन एज न्यूक्लियस। तो सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, वो दोनों को एक साथ हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम। मतलब कि बाहर का वॉल्यूम ज्यादा है और सेंटर का न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत ही कम है। जैसे कि हमने बताया न्यूक्लियस बहुत ही छोटा जगह में होता है, तो उस हिसाब से उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो अभी देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, an atom consists of a positively charged dense and very small nucleus। अभी जो हमने डिस्कस किया उसी के बारे में यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है। तो एटम जो होता है वो बहुत ही उसका कॉन्सिस्ट ऑफ ए चार्ज पार्टिकल होता है, डेंस एंड वेरी स्मॉल न्यूक्लियस होता है, और इसका न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है, कॉन्टेनिंग ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और उसी सेंटर में, उसी न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होता है। ऑलमोस्ट द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। और पूरा उसका जो मास होता है वो उसका न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड होकर रहता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। और न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों तरफ में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन है, तो उसके चारों तरफ बाहर बाहर साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो होगा। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ एट वेरी हाई स्पीड। और उनके हिसाब से ये भी था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं सर्कुलर पथ में और बहुत ही तेज स्पीड से। द सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। और उसको हम लोग जिस पाथ पे वो लोग घूमेगा उनको हम लोग ऑर्बिट्स बोलेंगे। थर्ड क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होल्ड्स द एटॉम टुगेदर। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो दो एटम्स के अंदर में जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा, जो यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होगा, वो दोनों एक दूसरे को क्या करता है, होल्ड करके रखता है पूरा एटॉम को। एन एटॉम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और हमको जैसे पता है प्रोटॉन जितना होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी उतना ही होता है, तो उस हिसाब से वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, नो चार्ज होगा। दिस इज बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर इक्वल। ओके, मोस्ट ऑफ द एटॉम इज एम्प्टी स्पेस। और एटॉम का जो भी बहुत सारा जो जगह है वो बहुत ही पूरी तरह से खाली है लगभग, बस उसका सेंटर जो भरा हुआ है। तो इस तरह से रदरफोर्ड मॉडल का एटॉम के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। देखिए आप लोग थोड़ा नोट्स बना लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स को लिख लीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स। जैसे ये हाइड्रोजन है और ये भी है हम लोग के पास हीलियम। तो इन दोनों का एटॉम्स कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। द सिंपलेस्ट एटॉम इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे सिंपल जो सबसे छोटा एटॉम है वो किसका है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, अगर बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन का एटॉम ऐसे दिखाया गया है और इसका सेंटर ये होता है पी। न्यूक्लियस जो है, इसी न्यूक्लियस में उसका न्यूक्लियस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होगा। तो प्रोटॉन जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन तो सेंटर में होता है लेकिन इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होते, ठीक है, लेकिन प्रोटॉन होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो एक ही प्रोटॉन होता है इसके पास और इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है, ठीक है। तो इसलिए 1p और 1e ये दोनों इसके पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को दिखा रहा है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है। फिर इसका बात करते हैं हीलियम का। तो हीलियम में क्या होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है जैसे कि हमको पता है, लेकिन उस हिसाब से इसके पास वही एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन इसके पास 2 होगा और इलेक्ट्रॉन भी 2 होगा। तो ये 2 प्रोटॉन दिखा रहे हैं और इसका एक न्यूट्रॉन भी होता है, वो भी 2 ही होता है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसके सेंटर में, ठीक है। और यही उसका पूरा का पूरा इस एटॉम का मास भी डिसाइड करता है। ये न्यूक्लियस हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन एक इधर में एक इधर में, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ऑर्बिट पे घूमते रहता है। और इस सर्कल को, ये जो जिस रास्ते पे घूमता है वो रास्ता एक्चुअली विजिबल नहीं है, वो हम लोग डायग्राम में बता रहे हैं कि ऐसे घूमेगा। तो ये क्या है, ये घूमता है, तो उस पाथ को हम लोग उसका ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका है। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम।
अभी हम देखते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक्स यानी उसकी खामियां क्या है, गलतियां क्या है, वो हम लोग देखेंगे। जो चीज रदरफोर्ड मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। तो ये एग्जाम में आता है, राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, उस तरह से हम लोग देखते हैं। तो उनके हिसाब से क्या था, A major drawback of Rutherford model of the atom is that it does not explain the stability of the atom। कहने का मतलब है कि ये कोई एक एटम जो है वो स्टेबल है या नहीं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ठीक है। सेकंड क्या है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होता है फिजिक्स में, मतलब चार्ज पार्टिकल के बारे में, जो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनते हैं ना, उसके हिसाब से इफ ए चार्ज पार्टिकल अंडरगोस एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है तो वो अगर जैसे इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल, और वो अगर एक्सेलरेटेड मोशन में, एक्सेलरेटेड यानी कि वो अपना स्पीड चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसमें अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है क्योंकि वो सर्कुलर पथ में, तो हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रहा है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इट मस्ट रेडिएट एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली, तो वो क्या होगा, वो अपना एनर्जी लॉस करेगा। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लॉस करेगा जब वो कॉन्टिन्यूअस एक ऑर्बिट में घूमता है। तो अगर मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमना शुरू हो जाए तो ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, और हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन एक दूसरा को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींचता है, तो ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये क्या होगा, ये जैसे जैसे घूमेगा तो अपना एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस करेगा तो ये इसको प्रोटॉन जो प्रोटॉन के पास ज्यादा फोर्स होने का वजह से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे प्रोटॉन का तरफ खींचा चला जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से घूमते 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 ऐसे आते 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 क्या होगा, इस प्रोटॉन के साथ मर्ज हो जाएगा, वो प्रोटॉन में मिल जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा, कहने का मतलब। तो अगर ऐसा होता है तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा ही नहीं, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वो तो शुरू में ही अगर घूम के यहाँ पे मर्ज हो गया तो खत्म हो गया, फिर एटॉम ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये भी रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद आता है नेल बोर। नेल बोर ने इसको एक्सप्लेन किया कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसे होता है। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया, तो उन्होंने बताया कि द इलेक्ट्रॉन्स कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स। कहने का मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ ऑर्बिट में ही नहीं घूमता है, वो एक अलग अलग ऑर्बिट्स में घूमता है, सारा का सारा सेम ऑर्बिट्स में नहीं घूमेगा। एक ही ऑर्बिट्स में घूमेगा तो वो धीरे धीरे घूम घूम के एक्सेलरेटेड मोशन का वजह से वो कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया कि एक सर्टेन ऑर्बिट होता है, जैसे इस ऑर्बिट का नाम दिया गया, ठीक है, एस पी डी एफ, इस तरह से आप ऑर्बिट 1 के एल एन एन सेल्स ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से उन्होंने बताया कि अलग अलग ऑर्बिट्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स घूमे रिवॉल्व करेंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जैसे कि मान यहाँ पे बोला गया है, कभी जब एक इलेक्ट्रॉन जो एक पर्टिकुलर एक कोई ऑर्बिट में घूमता है, या फिर उसको एनर्जी लेवल बोलते हैं, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। जैसे कि एक कोई ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है तो उसको क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, यानी लॉस नहीं करेगा एनर्जी, यानी कि वो हमेशा ऐसे घूमते हैं। ठीक है, इवन दो इट हैज एक्सेलरेटेड मोशन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब कि एक्सेलरेटेड मोशन होने के बावजूद वो कोई फिक्स कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट में जब घूमता है तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ये नेल बोर का कहना था। ये बोर्स मॉडल है। ठीक है, तो देखते हैं नेल बोर ने क्या पढ़ा। तो एन एटॉम इज मेड अप ऑफ थ्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इन्होंने भी वही बताया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और उन्होंने कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया। तो बोर्स ये देखते हैं हम लोग नेल बोर ने कैसे बताया। ये सेल्स है, इसको सेल्स बोलते हैं, ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं। तो पहला वाला जो सबसे पास वाला सेंटर का पास में जो ऑर्बिट है उसको के, फिर सेकंड वाला एल, फिर एम, फिर एन ओ पी, इस तरह से ये ऑर्बिट्स का नाम। ठीक है, तो ये ऑर्बिट्स है, इसका न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स है। फिर यहाँ में पहला वाला जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर सेकेंड वाला में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे बताया गया।
ये है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद क्या बोला गया सेकेंड में, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन ए स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स स्मॉल न्यूक्लियस में होते हैं। बोला द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पथ। और जो इलेक्ट्रॉन तो घूमता तो है लेकिन वो फिक्स सर्कुलर पथ में घूमता है। कॉल्ड एनर्जी लेवल्स, और उनको एनर्जी लेवल्स और सेल्स भी बोल सकते हैं, ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं, और इनका नाम KLMNO इस तरह से हम लोग देंगे। देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे बोला है कि लिमिट है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स किस सेल में कितना होगा उसमें कुछ लिमिट्स दिया गया है, which each energy level can hold, मतलब एक एनर्जी लेवल में कितना इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा उसका भी एक कैपेसिटी। जैसे कि हमने ऊपर में देखा था इस वाला में, तो इस ये जो सेल है फर्स्ट वाला, तो इस फर्स्ट वाला सेल में क्या है कि इस के सेल में, के वाला ऑर्बिट में सिर्फ दो ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड हो सकते हैं, मतलब दो ही ज्यादा से ज्यादा हम लोग डाल सकते हैं, उससे ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। सेकेंड वाला सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 भी हो सकता है। इस तरह से ये कुछ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। फोर्थ में देखते हैं 5, ईच एनर्जी लेवल। तो यहाँ क्या बोला गया, ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हर एक एनर्जी लेवल में एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो उस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को मूव करने में हेल्प करता है। देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होगा एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग, जब तक वो उसी ऑर्बिट में घूमते रहेंगे, सेम ऑर्बिट में जब तक घूमते रहेंगे तब तक उसका एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि एंड द एटॉम रिमेन्स स्टेबल, तब तक वो एटॉम जो है स्टेबल रहे। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी, लेकिन जैसे ही वो क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन में एनर्जी चेंज होगा तो वो ऑर्बिट को जंप करेगा, तो वो एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जाना शुरू करेगा, तब जाके उसका एनर्जी में चेंजेस होगा। इस तरह से था, हमने देखा नेल बोर, रदरफोर्ड और थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटॉम के बारे में। तो उन्होंने इस तरह से अपना अपना एटॉम्स को डिस्क्राइब किया कि एटॉम्स में कैसे होते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ाई कीजिए और हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।